नमस्कार। आज की इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है ग्रामीण अकेलेपन की, विस्थापन के उस मीठे कड़वे दर्द की और एक बेहद अप्रत्याशित पर बेहद खूबसूरत दोस्ती की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार साहित्यिक रचना की दुनिया में सीधे कदम रखते हैं। सूने घर की भाएं भाएं जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। जरा सोचिए इन शब्दों की गहराई के बारे में। ये शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं, है ना? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि कहानी की मुख्य पात्रा यानी हमारी ताई की पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का एक स्पष्ट आईना है। गांव से शहरों की तरफ हुए पलायन ने पीछे जो खालीपन, जो तीखा एकांत छोड़ा है, ये कहानी हमें पहले ही पन्ने से उस कड़वी सच्चाई के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। अब इस कहानी की गहराई में और उतरने से पहले इसे रचने वाले उस शानदार दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात लेखक शेखर जोशी जी की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे शेखर जी ने अपना पूरा जीवन समाज के उस यथार्थ को कागज पर उकेरने में लगा दिया जिसे अक्सर हम और आप अनदेखा कर देते हैं। इनकी रचनाओं का दायरा सच में बेहद विस्तृत था। 1958 में आए उनके पहले संग्रह कोसी का घटवार से लेकर दाजू और मेरा पहाड़ जैसी कालजयी रचनाओं के लिए वे जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और साहित्य भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है वो है उनके मुख्य विषय। ग्रामीण और शहरी समाज के बीच का जो गहरा विभाजन है ना, वही हमारी आज की इस कहानी यानी संवादहीन की मूल पृष्ठभूमि तैयार करता है। अब देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी ताई के अतीत और वर्तमान की इस कड़वी तुलना में ही छिपी है। एक वक्त था जब उस बड़े से घर में बहुएं, बेटियां, नौकर चाकर और मवेशियों की खूब चहल पहल हुआ करती थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और आज का सच क्या है? बस एक सूना खंडर और पूर्ण एकांत। शहर के मोह ने पूरे परिवार को गांव से दूर कर दिया और ताई बस 2 जून की रोटी किसी तरह जुटाने वाली एक अकेली जान बनकर रह गईं। सच कहें तो ये महज एक घर की नहीं, बल्कि न जाने कितने ऐसे गांव की कहानी है। खैर, कहानी का भावनात्मक केंद्र तब पूरी तरह से बदल जाता है जब इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए एक नई आवाज की एंट्री होती है। यहाँ प्रवेश होता है गणपत द्वारा लाए गए एक बहुत ही प्यारे से पहाड़ी तोते का, जिसका नाम है मिट्ठू। देखिए, ये सिर्फ एक पक्षी का आना नहीं था, ये दरअसल ताई के भीतर मर चुकी ममता और जीने की इच्छा का मानो पुनर्जन्म था। सोचिए, जो ताई अपने लिए चूल्हा जलाने में भी आलस कर जाती थी और अक्सर व्रत का बहाना बनाकर भूखी ही सो जाती थी, वे अब पूरे नियम से मिट्ठू के लिए दाल भात बनाने लगी। उनके जीवन में अचानक से एक नया रूटीन आ गया था। और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना, वो किसी आम इंसान और पालतू जानवर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ताई जब कभी थक कर गहरी सांस लेकर कहती कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी, तो पता है क्या होता था? पिंजरे में पंख फटफड़ाता मिट्ठू तुरंत जवाब देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई अपनी पुरानी यादें, जमींदार साहब के वो पुराने किस्से उसे घंटों सुनाती रहती और वो एक इंसान की तरह बेहद धैर्यवान श्रोता बना रहता और बीच बीच में अपनी टिप्पणी भी देता। मिट्ठू ने उस मुर्दा से हो चुके घर को वाकई फिर से गुलजार कर दिया था। लेकिन जीवन की धारा हमेशा एक सी तो नहीं बहती। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जिसे हम कुंभ मेले का धर्म संकट कह सकते हैं। हुआ यूं कि गांव के कई लोग प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। ताई के मन में भी आस्था का बुलावा था, पर लोग सुधारने की चिंता थी। लेकिन दूसरी तरफ था मिट्ठू को पीछे छोड़ने का वो गहरा डर। क्या वो उसे उस भीड़ भाड़ में अपने साथ ले जाएं, जहां उसकी सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं, या फिर उसे घर पर ही छोड़ दें? ये उनके लिए सच में एक बहुत बड़ी दुविधा थी, जो मिट्ठू से उनके गहरे जुड़ाव को साफ दिखाती है। और यही दुविधा जल्द ही एक दार्शनिक टकराव का रूप ले लेती है, जहां एंट्री होती है जगन मास्टर की। वैसे तो उनकी पत्नी ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी, लेकिन जगन मास्टर वो बिल्कुल अलग ही मिजाज के व्यक्ति थे। उनके लिए सच्ची आजादी का सीधा सा मतलब था कि कोई पिंजरा होना ही नहीं चाहिए। उनका आदर्शवाद बेहद सख्त था। मिट्ठू को उस पिंजरे में बंद देखकर उन्हें गहरी बेचैनी और अपने भीतर ना जाने क्यों एक अजीब सा अपराधबोध महसूस होता रहता था। अब मास्टर जी का यही आंतरिक अपराधबोध उन्हें एक बेहद एक तरफा फैसले की ओर ले जाता है। मास्टर जी किसी भी जीव की आजादी में बाधा नहीं डालना चाहते थे।
इसलिए अपने हिस्से के तथाकथित पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित करने के लिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछे बिना ही एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। ताई की अनुपस्थिति में मिट्टू को हमेशा के लिए आजाद कर देने का फैसला। मास्टर जी ने जो किया वो कोई जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहुत ही सधा हुआ और सोचा समझा कदम था। उन्होंने बकायदा कमरे का दरवाजा बंद किया, पिंजरे को आराम से जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया। लेकिन यहाँ एक पेंच था। मिट्ठू, जो ताई के अथाह प्यार और उस सुरक्षित कैद का इतना आदी हो चुका था, उसने बाहर आने की कोई इच्छा ही प्रकट नहीं की। तब अपनी धुन के पक्के मास्टर जी ने पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक अनाज के दाने बिखेर दिए। जरा सोचिए, वे एक ऐसे पक्षी पर आजादी थोप रहे थे जो खुद बाहर के उस खुले आसमान और जंगली जीवन को पूरी तरह से भूल चुका था। और बस यहीं पर कहानी के शीर्षक यानी संवादहीन का असली अर्थ उभरकर सामने आता है। इसका मतलब सिर्फ आपस में बात ना करना नहीं है, बल्कि सार्थक संवाद का पूरी तरह से टूट जाना है। मास्टर जी ने हमेशा अपने कड़े आदर्शों के चश्मे से ही दुनिया देखी, लेकिन वे उस असीम प्रेम और उस गहरी समझ को कभी नहीं देख पाए जो असल में ताई और मिट्ठू के बीच थी। मास्टर जी का वो एकदम ठंडा आदर्शवाद और ताई की गर्मजोशी से भरी वास्तविकता, इन दोनों के बीच जो ये भयंकर अलगाव था ना, हकीकत में वही संवादहीनता है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। दुनिया की नज़र में शायद ताई और एक तोता आपस में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या वे वाकई संवादहीन थे, या फिर उन्होंने इंसानी शब्दों और हमारी इस सीमित भाषा से कहीं दूर एक दूसरे की मौजूदगी, सहानुभूति और करुणा की एक बिल्कुल नई भाषा खोज ली थी? क्या सच्चे जुड़ाव के लिए हमेशा इंसानी बोली की ही जरूरत होती है, या सिर्फ एक दूसरे के अकेलेपन को महसूस करना और समझना ही काफी है? ये कहानी इसी गहरे चिंतन के साथ हमें छोड़ जाती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।